समाजशास्त्र इसका पहला अध्याय है, इसका नाम है, दूसरा है अध्याय तो भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, इसके अंतर्गत हमने कल अध्ययन किया था। आज इसको आगे बढ़ाते हुए हमने पिरामिड देखे थे कल। इन पिरामिडों से आगे हम चलते हैं। जैसा विभिन्न क्षेत्रों में प्रजनन दरें अलग अलग होती हैं, जैसे हर क्षेत्र की प्रजनन दर अलग होती है। प्रजनन दर किस पर निर्भर करती है? क्लाइमेट पर, मौसम पर, जलवायु पर। जिस क्षेत्र की जैसी जलवायु होती है वहाँ की प्रजनन दर उतनी कम या ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार आयु संरचना में भी बहुत अधिक क्षेत्रीय अंतर पाए जाते हैं। इसी प्रकार आयु संरचना में भी अंतर पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में आयु संरचना यानी कि 15 से 59 वर्ष के लोगों की संख्या अधिक हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में जन्म से लेकर 14 वर्ष के लोगों की संख्या अधिक हो सकती है। कुछ जगह पर वृद्धों की संख्या अलग होती है। इसमें भी अंतर हो जाता है। एक और तो स्थिति यह है कि केरल जैसा राज्य आयु संरचना के मामले में विकसित देशों की स्थिति को प्राप्त करने लगा है। केरल जैसा छोटा सा राज्य, केरल जैसा छोटा सा राज्य आयु संरचना के मामले में विकसित देशों जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं और इन देशों के जैसा काम करने लगा है। कौन? केरल। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश का क्या है? जहां अपेक्षाकृत छोटे आयु समूह में जनसंख्या के अनुपात काफ़ी अधिक हैं। यानी उत्तर प्रदेश में, केरल में तो विकसित देशों की ऐसी स्थिति हो रही है और उत्तर प्रदेश में छोटी जनसंख्या यानी छोटी आयु के लोगों की संख्या ज़्यादा है। वहाँ की स्थिति केरल से एकदम भिन्न है। और वृद्ध जनों के अनुपात अपेक्षाकृत कम है और वहाँ वृद्ध जनों का यानी उत्तर प्रदेश में वृद्ध जनों का अनुपात कम है। कुल मिलाकर भारत की स्थिति लगभग बीच की है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी हैं और केरल जैसे राज्य भी, जिनकी संख्या ज़्यादा है। चार्ट 4 में उत्तर प्रदेश और केरल से संबंधित वर्ष 2026 की अनुमानित जनसंख्या के पिरामिड दिखाए गए हैं। केरल और उत्तर प्रदेश के पिरामिडों में सबसे चौड़े भागों की स्थिति के अंतर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर केरल और उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया है और इसमें स्पष्ट होता है कि केरल की स्थिति एक विकसित देश की तरह है और उत्तर प्रदेश की स्थिति एक गिरे हुए मतलब एक अविकसित देश की तरह है, अल्प विकसित देश की तरह है, जहाँ पर छोटे बच्चों का अनुपात ज़्यादा है, वृद्धों का कम है। देखिए यहाँ पर जनसंख्या प्रतिशत पुरुष और स्त्रियां उत्तर प्रदेश 2026 के संदर्भ में, यहाँ 0 से 4 वर्ष की अगर बात की जाए तो यहाँ करीब 9%, आयु संरचना में अपेक्षाकृत छोटी आयु के वर्गों की ओर जो झुकाव पाया जाता है, छोटी आयु के वर्ग यानी 0 से 4, 5 से 10, इस प्रकार से जो झुकाव पाया जाता है उसे भारत के लिए लाभकारी माना जाता है। ये भारत के लिए कैसा होता है? लाभकारी होता है। लाभकारी इसलिए होता है भारत के लिए क्योंकि छोटी आयु के जो बच्चे होते हैं वो कम हो जाते हैं और यहाँ पर 15 से 59 वर्ष की आयु की जो कार्यकारी जनसंख्या होती है, जिसको हम युवा जनसंख्या बोलते हैं, उनकी संख्या फिर अधिक हो जाती है। जब इनकी संख्या अधिक हो जाती है तो उस देश का विकास होने लगता है, क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या होती है वो युवा होती है, यूथ होती है, और जो देश युवाओं का देश होता है वहाँ विकास होना स्वाभाविक है। पिछले दशक में पूर्व एशिया अर्थव्यवस्थाओं की तरह और आज के आयरलैंड की तरह, यानी पहले पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्था और आज जो आयरलैंड है उसकी तरह, यह समझा जाता है कि भारत को भी जनसांख्यिकीय लाभांश का फ़ायदा मिल रहा है। जो जनसांख्यिकीय लाभांश है इसका भारत को भी फ़ायदा मिल रहा है। यह लाभांश इस तथ्य के कारण मिल रहा है कि कार्यशील लोगों की वर्तमान पीढ़ी अपेक्षाकृत बढ़ी है। और जो भारत को जनसंख्या का लाभांश मिल रहा है इसका कारण क्या है
कि भारत में कार्यशील जनसंख्या की अधिकता होती जा रही है, यानी भारत में 15 वर्ष से 59 वर्ष के लोगों की संख्या ज़्यादा हो रही। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारत के लोग युवावस्था में जीते हैं, जवानी में जीते हैं, क्योंकि वो जवान ज़्यादा रहते हैं। हमारे यहाँ जन्म से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों की संख्या भी कम है और 59 से अधिक की संख्या कम है। यानी कल हमने आपको बताया था 2026 तक यह संख्या 63% हो जाएगी, यानी हमारे यहाँ युवाओं की संख्या 63% हो जाएगी। तो इसका मतलब सीधा था भारत जवानों का देश है, युवाओं का देश है। कार्यशील लोगों की वर्तमान पीढ़ी अपेक्षाकृत बड़ी है एवं उसे वृद्ध लोगों की अपेक्षा छोटी पीढ़ी का भरण पोषण करना पड़ रहा है, लेकिन यह लाभ अपने आप मिलने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए उपयुक्त नीतियों का सोच समझकर पालन करना होगा, जैसा कि बॉक्स 2.3 में वर्णन किया गया है। यानी क्या बदलती हुई आयु संरचना भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान कर रही है। आज हमारे देश की जो आयु संरचना बढ़ रही है, बदल रही है, कैसी है आपने देखा, कैसी होती जा रही है हमारे यहाँ की आयु संरचना। हमारे यहाँ की आयु संरचना में छोटी उम्र के बच्चों की संख्या कम हो रही है और उधर जो वृद्ध लोग हैं, यानी कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, उनकी संख्या भी कम हो रही है, जबकि युवाओं की संख्या बढ़ रही है। तो इसको हम कहते हैं बदलती हुई आयु संरचना जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान कर रही है। जी हाँ, हमारे यहाँ की बदलती हुई आयु संरचना जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान कर रही है, क्योंकि जब जनसंख्या में युवाओं की संख्या अधिक होगी तो देश लाभ कमाएगा, वो देश में अधिक कार्य होगा, कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होगी, श्रम अधिक होगा और श्रम संसाधन का उपयोग अधिक से अधिक हो पाएगा। जनसंख्या की आयु संरचना से जनसांख्यिकीय लाभ या लाभांश इस तथ्य के कारण मिल सकता है कि भारत इस समय विश्व भर में सबसे युवा देशों में से एक है। दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें भारत सबसे युवा देश माना जाता है। भारत के लोग ज़्यादा युवा हैं और आगे भी कुछ समय के लिए रहेगा। यानी वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या का एक तिहाई भाग 15% की आयु के नीचे था। वर्ष 2020 में भारतीयों और औसत उम्र सिर्फ 29 साल रही, जबकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत आयु 37 वर्ष, पश्चिमी यूरोप में 45 वर्ष और जापान में 48 वर्ष रही है। इसका अर्थ यह होगा कि भारत के पास काफ़ी बड़ा और बढ़ता हुआ श्रमिक बल होगा, जो समृद्धि तथा समृद्धि की दृष्टि से अप्रत्याशित लाभ प्रदान करेगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि भारत में क्या होगा, जो युवाओं का जो बल है वो ज़्यादा होगा, जो समृद्धि और समृद्धि में वृद्धि और समृद्धि दोनों में लाभ देगा, समृद्धि और समृद्धि में दोनों में लाभ देगा। जनसांख्यिकीय लाभांश जनसंख्या में काम न करने वाले पराश्रित लोगों की तुलना में कार्यशील यानी कमाने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होता है। यानी जनसांख्यिकीय लाभांश हमको कब प्राप्त होता है, जो जनसांख्यिकीय लाभांश होता है जब कार्यशील जनसंख्या अधिक हो जाती है और पराश्रित जनसंख्या कम हो जाती है, तब हमको जाकर के प्राप्त होता है। पराश्रित लोगों की tuलना में कार्यशील कमाने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होता है। क्या होता है, पराश्रित जनसंख्या। पराश्रित कौन होती है, जो जन्म से 14 वर्ष के और 59 से अधिक यानी 60 वर्ष से अधिक के ये लोग पराश्रित होते हैं, ये दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। तो जनसांख्यिकीय लाभांश पराश्रित जनसंख्या में या जनसंख्या की तुलना में कार्यशील जनसंख्या की अधिकता, कार्यशील जनसंख्या की अधिकता यानी कार्यशील जनसंख्या कौन होती है, जो कमाने वाली जनसंख्या होती है, कुछ कमाती है, इसकी अधिकता के फल स्वरूप हमको प्राप्त होता है। कार्यशील जनसंख्या की अधिकता अर्थात कमाने वालों
की संख्या की अधिकता। जब इनकी अधिकता हो जाती है तो हमें क्या प्राप्त होने लगता है, इससे जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त होने लगता है। आयु की दृष्टि से कार्यशील जनसंख्या मोटे तौर पर 15 से 64 वर्ष तक की आयु की होती है। यानी कार्यशील आयु की अगर दृष्टि से देखो, आयु की दृष्टि से कार्यशील जनसंख्या 15 से 64 वर्ष, जो लोग लगातार काम करते हैं तो 60 के बाद भी उनसे काम लिया जा सकता है 2-4 वर्ष, तो 64 वर्ष तक की मानी जा सकती है आयु की होती है। कार्यशील आयु वर्ग स्वयं अपना भरण पोषण तो करती ही है, साथ ही उसे अपने आयु वर्ग से बाहर के आयु वर्ग यानी बच्चों और वृद्धों को भी सहारा देना होता है। जो कार्यशील जनसंख्या होती है क्या करती है, स्वयं तो भरण पोषण करती है, भरण पोषण करती है, साथ ही इसके ऊपर जो आश्रित होते हैं बच्चे और वृद्ध, इनकी भी देखभाल करनी पड़ती है, इनका भी भरण पोषण कार्यशील जनसंख्या को ही करना पड़ता है। कमाने वाले लोगों को इनका भी भरण पोषण करना पड़ता है। जो स्वयं काम नहीं कर सकते, यानी कि जो पराश्रित होते हैं, उन्हें वो स्वयं काम नहीं कर पाते, तो उनका भरण पोषण भी कार्यशील जनसंख्या के द्वारा किया जाता है। और इसलिए पराश्रित होते हैं, इसीलिए उनको पराश्रित कहा जाता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण आयु संरचना में होने वाले परिवर्तन पराश्रितता अनुपात को यानी जनसंख्या के अनर्जक आयु वाले वर्ग और अर्जक यानी कि कार्यशील आयु वाले वर्ग के बीच के अनुपात को कम कर देती है। यानी जो जनसांख्यिकीय संक्रमण जब होता है तो इसमें जो अनअर्जक मतलब जो कमाने वाले नहीं होते हैं, अनर्जक जो अर्जन नहीं करते, कमाते नहीं, इन्हें अनअर्जक कहा जाता है। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं पराश्रित और अर्जक जो कमाने वाले होते, कार्यशील होते हैं। तो संक्रमण का मतलब क्या है, पराश्रितता अनुपात को यानी जनसंख्या के अनअर्जक यानी ना कमाने वाले आयु वर्ग और अर्जक यानी कार्यशील आयु वर्ग के बीच के अनुपात को कम कर देते हैं। इनके बीच के यानी कि इनके और इनके बीच के अनुपात को कम कर देते हैं। इनके बीच का जो अनुपात है वो कम हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, जनसांख्यिकीय संक्रमण। जो अर्जक और अनअर्जक के बीच का जो अनुपात है वो कम होता है। जैसे कि पहले 5 था अनुपात, कमाने वाले कम थे, खाने वाले ज़्यादा थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है, वो भी हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे इसके अनुपात कम होने लगता है। तब जा कर के इसी को हम जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन जिसे समृद्धि होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है और धीरे धीरे देश में क्या समृद्धि होने लगती है। जब अनर्जक और अर्जक के बीच का जो अनुपात है वो कम हो जाता है तो देश में समृद्धि होने लगती है, देश आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इस संभावना को वास्तविक समृद्धि में तभी बदला जा सकता है जब कार्यशील आयु वर्ग में शिक्षा और रोजगार के स्तरों में भी तदनुरूप वृद्धि होती जाए। लेकिन हमने मान लिया कि कार्यशील लोगों की संख्या बढ़ रही है। हमारे यहाँ 63% कार्यशील लोगों की संख्या अपेक्षित है 2026 तक। लेकिन इसका तभी लाभ मिल पाएगा जब ये जनसंख्या शिक्षित रूप हो, कुशल हो, तकनीकी रूप से भी इसमें कुछ योग्यताएं हो, कौशल हो इस जनसंख्या में, तब जाकर के ये जनसंख्या क्या होगी, हमारे लिए लाभदायक होगी। अगर इस जनसंख्या में शिक्षा नहीं होगी, कौशल नहीं होगा, इनकी तकनीकी विकास नहीं होगा इस जनसंख्या का, तो ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है। ऐसा समाजशास्त्रियों की भविष्यवाणियाँ होती। जिस देश में अनपढ़ जनसंख्या, भले ही वो युवा हो और ज़्यादा हो, तो उसका विनाश भी सुनिश्चित हो जाता है। यदि श्रमिक बल में शामिल नए लोग शिक्षित नहीं होंगे तो उनकी उत्पादकता नीची रहेगी। जो मजदूर वर्ग में या श्रमिक वर्ग में शामिल लोग हैं और उनमें क्या है, शिक्षा नहीं है, तो उनकी उत्पादकता नीची होगी, उत्पादन वो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे।
यदि वे बेरोजगार रहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं कमा सकेंगे, और अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलता तो अशिक्षित हैं वो बिल्कुल भी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि अशिक्षित हैं, उन्हें कुछ इतना आता ही नहीं, और कमाने वालों के बजाय पराश्रितों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। जनसंख्या तो युवा दिख रही, लेकिन वो पराश्रित हो जाएगी, वो कुछ कमाएगी नहीं, अशिक्षित होगी। अतः इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आयु संरचना में परिवर्तन आने से लाभ प्राप्त हो जाएंगे, जब तक कि योजनाबद्ध विकास के जरिए उनका ठीक से उपयोग नहीं किया जाए। वास्तविक समस्या तो पराश्रितता अनुपात की परिभाषा को लेकर है। यह प्रत्यय कार्यशील गैर कार्यशील आयु वर्गों के अनुपात पर आधारित होता है, ना कि रोजगारी हैसियत पर। मूल बात यह है कि कार्यशील आयु वर्ग का व्यक्ति बेरोजगार भी हो सकता है, यानी जो कार्यशील आयु वर्ग का व्यक्ति है, यानी कि 15 से 64 वर्ष की आयु का जो व्यक्ति है वो कार्यशील है, वो बेरोजगार भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो कार्य करे, कार्यशील होने के बावजूद, कार्य करने की क्षमता होने के बावजूद भी वो बेरोजगार हो सकता है यदि वो अशिक्षित है तो। कार्यशील आयु वर्ग और बेरोजगार वर्ग के बीच का अंतर बेरोजगारी व अपूर्ण रोजगारी की स्थिति पर निर्भर है। बेरोजगारी या अपूर्ण रोजगारी श्रमिक बल के एक भाग को उत्पादक कार्य से बाहर रखती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्योंकि कुछ देश जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठा सकते हैं, जबकि कुछ और देश ऐसा नहीं कर पाते हैं। निसंदेह भारत के सम्मुख जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर द्वार खुला हुआ है, यानी भारत के सामने ये निसंदेह है कि यहाँ पर जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर द्वार खुला हुआ है। जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है? जहाँ कार्यशील जनसंख्या बढ़ने लगती जनसंख्या में, वो होता है जनसांख्यिकीय लाभांश, और भारत के सामने इसका द्वार खुला हुआ है। आयु वर्गों के रूप में परिभाषित पराश्रितता अनुपात पर जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कुल पराश्रितता अनुपात जो 1970 में 79 था, 2005 में गिरकर 64 पर आ गया, यानी पहले 79 था 2070 में, अब ये कितना हो गया? पराश्रितता अनुपात 64 पर आ गया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह प्रक्रिया इस शताब्दी में आगे भी जारी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आयु आधारित पराश्रितता अनुपात 2025 में 48 तक गिर सकता है, क्योंकि जनसंख्या में बच्चों का अनुपात आगे भी गिरता जाएगा। लेकिन यह पराश्रितता अनुपात फिर बढ़ते हुए 2050 में 50 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि तब वृद्धजनों के अनुपात में वृद्धि हो जाएगी। यानी 25 तक तो 48 तक गिरेगा, ये 2025 तक क्या हो जाएगा? ये 48 तक आ जाएगा। कौन सा? पराश्रितता का अनुपात, यानी पराश्रित लोग कम रहेंगे हमारे देश में। लेकिन बाद में ये कहते हैं क्योंकि जनसंख्या में बच्चों का अनुपात आगे भी गिरता जाएगा, लेकिन यह पराश्रितता का अनुपात फिर बढ़ते हुए 2050 में 50 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि तब वृद्धजनों के अनुपात में वृद्धि हो जाएगी। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वृद्ध लोग भी ज़्यादा समय तक जीवित रहेंगे, उनके अनुपात में वृद्धि हो जाएगी। किंतु समस्या रोजगार की है। भारत सरकार के स्रोतों के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार के इलाकों में रोजगार पैदा करने, काम के नए अवसर उत्पन्न करने की दर में एक साथ भारी गिरावट आई है। यानी वो कहते हैं, भारत सरकार के स्रोतों के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार के इलाकों में, गांव के इलाकों में और नगरों के इलाकों में रोजगार के अवसरों में क्या हो रहा है? यानी रोजगार के अवसर गिरते जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और नगरीय क्षेत्रों में। पहले एक बात थी कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग बेरोजगार ज़्यादा रहते थे, नगरों में रोजगार मिल जाता था। अब नगरों में भी रोजगार के आंकड़े गिर रहे हैं, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादातर लोगों का पलायन रोजगार की तलाश में शहर की तरफ हो गया है, तो शहरों में भी अब रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर धीरे धीरे गिर रहे हैं। यह स्थिति युवाओं के मामले में भी सही बैठती है। 15 से 30 वर्ष के आयु वर्ग में रोजगार वृद्धि की दर 1987 से 94 के बीच की अवधि में ग्रामीण और नगरीय दोनों इलाकों के पुरुषों के लिए लगभग 2.4% प्रति वर्ष थी। यानी हमारे यहाँ 15 से 30 वर्ष की आयु की बात करें हम, 15 से 30 वर्ष के आयु वर्ग में रोजगार वृद्धि की दर 1987 से 94 के बीच की अवधि में ग्रामीण और नगरीय दोनों इलाकों में पुरुषों के लिए लगभग 2.4% थी। ग्रामीण इलाके में भी और नगरीय इलाके में पुरुषों के लिए रोजगार की जो दर थी वो 2.4 थी। यह 94 से 2004 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में
के लिए घटकर 0.7% और नगरीय पुरुषों के लिए 0.3% स्तर के स्तर पर आ गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक युवा श्रमिक की ताकत द्वारा प्रस्तुत श्रम लाभ की संभावना को वास्तविकता में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आज भारत के सम्मुख अवसरों का जो भी जनसांख्यिकीय द्वार खुला है उसका लाभ उठाने के लिए रणनीतियां तो मौजूद हैं, लेकिन भारत का हाल का अनुभव यह बताता है कि बाजार की शक्तियां स्वयं यह सुनिश्चित नहीं कर पाती कि ऐसी रणनीतियों को कार्यान्वित किया जाए जब तक आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आता। संभव है कि हम उन संभावित लाभों को गंवा देंगे जो देश की बदली हुई आयु संरचना फिलहाल हमें देने वाली है। 2.4 भारत में गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात। हम देखेंगे स्त्री और पुरुषों का अनुपात क्यों गिर रहा है भारत में। भारत में गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात।